औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आप तक आपकी तालीम और तरबियत के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ते हैं। हमारी क्लास है फ़र्स्ट ईयर, सेकंड 50% का सेकंड लास्ट चैप्टर हम कर रहे हैं और तकरीबन कुछ लेक्चर्स 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे और इसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, वो करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से कर चुके हैं। अर्ज़ सिर्फ़ कुछ ये करनी थी कि अज़ीज़ तलबा व तालबात अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करें। आपको ये मालूम नहीं कि ये जो 4 लफ्ज़ हैं ये कितने वज़नी लफ्ज़ हैं। इसमें बिस्मिल्लाह तो पहला लफ्ज़ है, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। अल्लाह हर इंसान जानता है अल्लाह कौन है, लेकिन अरब जब ये पहली मर्तबा कहा गया बिस्मिल्लाह बस कि अल्लाह के नाम से शुरू करो, तो अरब में जो जाहिलियत का दौर था उन लोगों ने पहली मर्तबा लफ्ज़ अल्लाह सुना, वो अल्लाह को जानते नहीं थे, तो उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया अल्लाह कौन है, हम तो अल्लाह को नहीं जानते, हम तो अपने बुतों को जानते हैं, हम तो उन्हीं के नाम से शुरू करते हैं, अपने हर काम का आगाज़ करते हैं। तो अल्लाह ने इस आयत को कंप्लीट करते हुए कहा कि अल्लाह की डेफिनेशन आगे वाले 2 अल्फाज में लिख दी, अर्रहमान अर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वो है जो रहमान है और जो रहीम है। अब रहमान और रहीम का मतलब हमारे लिए तो सिर्फ रहम करने वाला है, लेकिन कैसा रहम करने वाला है ये हमें मालूम नहीं। वो अरब थे, उनको इन दोनों अल्फाज की तह तक पहुंच गए। हमें कुछ नहीं पता रहमान किसे कहते हैं और रहीम किसे कहते हैं। बस हम समझते हैं जो रहम करता है उसी को रहमान और रहीम कहते हैं। नहीं, रहमान ऐसा रहम करने वाला होता है, जैसे लफ्ज़ है तूफ़ान। जैसे तूफ़ान किसे कहते हैं? जब लफ्ज़ तूफ़ान समझते हैं तो फिर रहमान समझ आएगा। तूफ़ान का मतलब होता है कि हवा अपने रोज़मर्रा के तरीक़ाकार से कुछ ज़्यादा रफ्तार में चले और उसकी रफ्तार इतनी तेज़ हो जाए कि उसके सामने आने वाली तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए वो वहाँ से गुज़र जाए। इस तरह की हवा को हम तूफ़ान कहते हैं। उसके सामने बिल्डिंगें खड़ी हों, उसको अगर वो रुकावट बन रही है तो उसको तोड़ते हुए वहाँ से गुज़र जाए, जोश, कुव्वत और वलवले के साथ। तुग़यान, जब पानी जोश, कुव्वत और वलवले के साथ चले और उसके सामने जो बंद बांधे हुए हैं वो रुकावटें तोड़ना शुरू कर दे, तो हम कहते तुग़यानी आ गई। जब कोई चीज़ अपनी हदों को क्रॉस करके और स्पीड के साथ चले, जोश, कुव्वत और वलवला आ जाए और उसके सामने आने वाली तमाम रुकावटों को तोड़ के आगे चली जाए, उसे हम कहते हैं तूफ़ान, तुग़यान, रहमान। तो रहमान भी ऐसा रहम करने वाला कि गुनाहों के अंबार लगा दे, जब वो रहम करने पे आए तो ऐसा रहम करे कि वो रुकावटें सारी तोड़ते हुए रहम करके आपको जन्नत तक पहुँचा दे।
आपके कामों में जितनी रुकावटें आने वाली हैं, उन तमाम रुकावटों को तोड़ते हुए रहमान ऐसा रहम करने वाला है कि वो सारी रुकावटों को हटा के आपका काम बना दे। अपने काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमान, उस रहमान के नाम से शुरू करें। इसी के साथ साथ, क्योंकि अगला क्वेश्चन उनके जहन में आना था कि तूफ़ान तो एक वक्त मुकर्रर के लिए होता है, उसके बाद वो थम जाता है, तो क्या रहमान का रहम भी वक्त मुकर्रर के लिए है और उसके बाद उसका उस तरह का जोश, कुव्वत और वलवले वाला रहम करने वाला जो है रहम, वो रुक जाएगा? नहीं 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 नहीं। अगला लफ्ज़ है रहीम, जो रोज़े अव्वल से रोज़े आखिर तक एक ही जैसा रहम करने वाला, इसका मतलब है। तो अपने हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करें, ताकि आपके कामों में आने वाली तमाम रुकावटों को वो रहमान और वो रहीम दूर कर दे। बहुत शुक्रिया। हमारा चैप्टर है जी 8 चैप्टर का नाम है रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तकरीबन हम इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक काम कर चुके हैं। 21 हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट लेक्चर में मैं 23 को जिक्र कर रहा था, तो 23 क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसके बाद 24 और 25 हमारे सिलेबस में नहीं है, और फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 26 है, और कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आज के लेक्चर में 26 या 27 तक हम काम कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक नीचे डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है और उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मालूम करना है। एक नई चीज़ उसने पूछ ली है। हमने चैप्टर नंबर 4 में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पढ़ा हुआ है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला था स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन। इसका मतलब हमने स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन मालूम करना है, और उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा। लिहाजा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स हमारे पास -5, -1, 0 और क्वेश्चन नंबर है जी 22। एक्स की वैल्यूज़ उसने दे दी हैं। मेरा ख्याल है -5 है, -1 है, 0 है और 1 और 5 है। इसके साथ P ऑफ एक्स 0.2, 0.3, 0.2, 0.3, फिर 0.03, 0.05, 0.05, 0.15 और 0.15 के बाद 0.3, 0। यहाँ पे भी 0 0 लिख देते हैं, ये P ऑफ एक्स लिख लेते हैं। अगर हम ये देखें तो 3 और 3 तो हो गया 6, ये 6, 7, 8, ये 9 और ये 1, 10। इट्स सम इज़ 1। इसका सम 1 हो गया। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 1 जी, x इंटू पी ऑफ एक्स, साथ ही हम करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स, और इन कॉलम्स के टोटल कर लेंगे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करने के लिए। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, -1। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -0.3 आ गया। -0.3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +0.3 आ जाएगा। ये दोनों 0 हो जाएंगे। ये क्या आया? 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0.15, इसको फिर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.15, 0.3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1.5 आ जाएगा जी। 1.5 और 1.5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 आ गया। इन दोनों कॉलम्स के टोटल करते हैं तो यहाँ पे 0.35 आ गया, और इसी तरह 12.95 आ गया। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। वेरी गुड। नंबर 1, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। इसका फार्मूला सब बच्चों को याद हो चुका होगा, समीशन x इंटू पी ऑफ एक्स। यहाँ पे समीशन x इंटू पी ऑफ एक्स 0.35,
ये हमारे पास मीन आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे मालूम करेंगे? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ पे अंडर रूट में क्या लिखेंगे? 12.95 माइनस 0.35 और उसका स्क्वायर। यहाँ पर बात करते हैं 12.95 और 0.35 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो आपके पास, मेरे पास कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लिहाजा आप भी खुद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जब इनका स्क्वायर करके माइनस करते हैं तो मेरे पास कैलकुलेशन में जवाब आती है 12.8275 और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.58। इट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100। 3.58 डिवाइडिंग बाय मीन कितना है? 0.35 एंड मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स इक्वल टू, जब आपने इसे डिवाइड किया और डिवाइड करने के बाद मल्टीप्लाई किया तो वो आपके पास आ गया 1022, यानी कि 1022.85 जी 86 ये पॉइंट है माय डियर, एंड परसेंटेज में लिखेंगे ये आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है। बिल्कुल इसी तरह का बहुत ही आसान सा सवाल है, इसी का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का ये हमारे पास था जी ए पार्ट। अब हम बात करते हैं 22 का बी पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली विद 3 चिल्ड्रन। अमंग गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और बॉयज़ की प्रोबेबिलिटी है 2/3। ये क्वेश्चन में गिवन है सिंपल। तो अब आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गर्ल्स की है, लिहाजा पी क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 और उसका बी पार्ट, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज़। गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है जनाब, वो आपके पास है 1/3। यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3 और यहाँ पे फिर 2/3 होगा। n, क्वेश्चन में n की वैल्यू क्या है? ज़रा गौर से पढ़ते हैं तो पता चलेगा 3 चिल्ड्रन, तो n इज इक्वल टू 3। अब आपने p और q मालूम करना है। q तो हमारे पास 1 माइनस p आ जाएगा, लेकिन p की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन में किसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी हुई है? बॉयज़ की या गर्ल्स की? क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो हमारे पास p हो जाएगा 1/3, और जब इसे 1 माइनस 1/3 करते हैं तो वो आपके पास 2/3, ये आपके पास q आ गया। जब n, p और q मिल जाए तो फार्मूला आपको मालूम है x इज इक्वल टू स्मॉल x, क्या है जी? NCx p की पावर x और q की पावर n माइनस x। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू स्मॉल x, स्मॉल n हमारे पास है जनाब 3, तो 3cx p 1/3, 1/3 की पावर x और 2/3 और 2/3 की पावर 3 माइनस x आ जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन उसने सिंपल पूछी हुई है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास x की वैल्यूज़ हैं और यहाँ पे p ऑफ x लिख लें। x की वैल्यूज़ तो आपके पास 0 से n तक जाएंगे, 0, 1, 2 और 3, और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। फार्मूला है जी हमारे पास 3cx 1/3 की पावर x और 2/3 की पावर 3 माइनस x जी। वैल्यूज़ पुट कर दें और डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे 3c0 1/3 की पावर 0 और 2/3 की पावर 3, 3c1 3c2 3c3। यहाँ पे लिखेंगे 1/3 की पावर 1, 1/3 की पावर 2, 1/3 की पावर 3। यहाँ पे लिखेंगे 2/3 की पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगी, 2/3 की पावर 1 हो जाएगी और 2/3 की पावर 0। फिर इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे।
पहले का आंसर क्या आता है? 8/27, 8/27, 3 और 4, 12, 12/27, 12/27, यहाँ 27 आएगा, 3 2s are 6 आ जाएगा, 1 हो गया, 1/27, और इसका टोटल चेक करेंगे तो वो आपके पास 1 आ जाएगा। 1/27 है, फिर 6/, फिर 12/, और फिर इसी तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट और बी पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं 23। ये हमने करना नहीं है। 24 और 25 दोनों सवाल हमारे सिलेबस से निकाल दिए गए हैं, और अब हमारे पास आ जाता है 26। 26 क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अहम सवाल है, और अमूमन बहुत से बच्चे हैं वो इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि ये कैसा सवाल आ गया अचानक। तो बहुत आसान सवाल है 26। जल्दी से देखें, 26 में 3 कंडीशन नहीं बल्कि 2 कंडीशंस दी हुई हैं। एक कंडीशन आपको खुद आनी चाहिए। तो 3 कंडीशंस अगर आप बना लें तो उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बी एंड सी। ए, बी और सी की वैल्यू आपने मालूम करनी है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है अ रैंडम वेरिएबल x has the following probability distribution. It is known that probability of x less than 4 is equal to probability of x greater than 4, and probability of less than equal to 5, it's equal to twice then probability of x is greater than equal to 5. Find the value of a, b and c. a, b और c की वैल्यू मालूम करनी है। तो ए, बी और सी की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स की वैल्यू है जी 1, 5 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 26, एक्स की वैल्यूज़ 1, 5 और 9, और यहाँ पी ऑफ एक्स नहीं लिखा हुआ लेकिन आप लिख लीजिएगा यहाँ पे ए, बी और सी। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का मतलब है कि इसका जो पी ऑफ एक्स है वो इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अब पहली कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है वो हमने खुद ही बतानी है कि पहली कंडीशन क्या है। हम लिखेंगे एस वी नो डेट समेशन पी ऑफ एक्स इज मस्ट बी इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये हमें पता है कि पी ऑफ एक्स का टोटल 1 होता है, इसलिए गिवन नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन 2 के लिए हमारे पास कंडीशन गिवन है। पहली कंडीशन है x इज लेस देन 4। वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 4 इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मेरा ख्याल है कुछ इसी तरह की है जी, ग्रेटर देन का साइन नहीं है यहाँ पे, बस कोई बात नहीं। अच्छा, लेस देन 4, हमारे पास x की वैल्यू कोई लेस देन 4 है? कितनी है? लेस देन 4 सिर्फ 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, बस एक ही है। ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ी, यहाँ पे x की वैल्यू कोई 4 से बड़ी है जी, 5 एंड 9, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9। अब इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, हमें पता है कि ये a के बराबर है 1, इज इक्वल टू, ये हमारे पास b के इक्वल है और ये हमारे पास c के इक्वल है, लिहाजा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। ये कौन सी इक्वेशन बन गई? 2। एक कंडीशन हमने खुद जो याद थी हमें मालूम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन से हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। जितने अननोन वैल्यूज़ मालूम करनी होती हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। यहाँ पर है 3 अननोन वैल्यूज़ a, b और c, लिहाजा हमें 3 इक्वेशंस बनानी हैं। पहली इक्वेशन इस कंडीशन से बन गई, दूसरी इक्वेशन जो गिवन कंडीशन थी उससे बना ली, तीसरी
इक्वेशन के लिए भी कंडीशन गिवन है। कंडीशन गिवन है जनाब, x इज लेस देन इक्वल टू 5, probability of x is less than equal to 5, it's equal to twice probability of x is greater than 5, या greater than equal to लिखा होगा, greater than 5। अब less than equal to 5, x की वैल्यूज में कोई 5 और 5 से कम है जी, दो वैल्यूज हैं, वो कौन सी हैं? वो लिखेंगे probability of x is equal to 1 है और दूसरी probability of x is equal to 5 है। यहाँ पे लिखेंगे 2 पहले लिखेंगे, और ग्रेटर देन 5 कोई है, एक ही है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 9 लिख लेते हैं। यहाँ पे a प्लस b इज इक्वल टू 2c, a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास तीसरी इक्वेशन बन गई। अब इन तीन इक्वेशंस को साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहे हैं, और साइमल्टेनियस सॉल्व करने पर आपके पास a, b और c की वैल्यू आ जाएगी। साइमल्टेनियस सॉल्व कैसे करें? सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में प्लस कर देते हैं जी। इक्वेशन 1 किसी बच्चे को पता है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, और दूसरी a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। जब हम ऐड करते हैं, ये देखें a माइनस बी माइनस सी, तो साइन चेंज नहीं होते, b से कट गया, c से कट गया। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 1, इनसे प्लस कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई। अब b और c की वैल्यू मालूम करने के लिए फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी इन्हीं तीनों को किसी तरह। तो हम फिर इसी तरह हम बात करते हैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 0। जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, a भी कट गया, b भी कट गया, c और प्लस 2c, तो यहाँ पे 3c आ गया ना, इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1/3। अब ये c की वैल्यू आ गई। अब हमने मालूम करना है सिर्फ b। तो b मालूम करने के लिए a और c की वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें। हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड c, a और c की वैल्यू पुट करते हैं इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है, a की वैल्यू है 1/2 प्लस b प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उम्मीद है कि b इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम ले लें तो मेरा ख्याल है 6 आ जाएगा, इधर 6 माइनस 3 माइनस 2, तो b इज इक्वल टू 3 4 5, तो 1/6 आ जाएगा। a, b और c की वैल्यूज़ आ गई। a, b और c की वैल्यूज़ को जब आप इस टेबल में लिखेंगे तो वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे, सब बच्चों को मालूम हो गया होगा। x आपके पास है 1, 5 और 9, यहाँ पे p ऑफ x, जो a की वैल्यू आई वो क्या थी, a की वैल्यू है जी 1/2, b की वैल्यू है 1/6 और c की वैल्यू है 1/3। और इसका जब सम करें तो उम्मीद है कि आपके पास इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। a, b और c, b की वैल्यू 1/6, ठीक है, a की वैल्यू 1/2 और 1/3। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, और क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास 26 और 27 दोनों सवाल बहुत ही आसान हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस पेज पे हमारे पास 28 और 27 और 28 दो सवाल हैं। 28 हम आज के लेक्चर में करते हैं और कोशिश करेंगे कि 27 हम नेक्स्ट लेक्चर में ले जाएं, क्योंकि उसमें टेबल हमें खुद बनाना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 28, 26 के बाद
27 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन 28 इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। ये सवाल जो अभी हमने किया है 26 इंतहाई अहम सवाल है, उम्मीद करता हूँ बच्चों को समझ आ गई होगी। 28 क्वेश्चन है जी, उसमें लिखा हुआ है अ रैंडम वेरिएबल ऑफ x हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x एंड शो दैट ये समथिंग। तो x की वैल्यूज़ दी हुई है 0, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 28, x की वैल्यूज़ दे दी, साथ ही p ऑफ x दे दिया। x की वैल्यूज़ आपके पास है 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 और 3, और इसके साथ p ऑफ x 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.1, 0.2, 0.3 और 0.4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 आ गया टोटल इसका। जी, लिहाजा नंबर 1 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x एंड वेरिएंस ऑफ x, दो कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, सब बच्चों को मालूम है। x इंटू पी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। जी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, इसको फिर 0 से मल्टीप्लाई किया 0, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ गया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.2 आ गया, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.6 आ गया। तो ये 1.2 तो नहीं आता, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2, 3.6, ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई 3.6 और 1.2, 0.6 और 1.2। इनका आप टोटल करते हैं 2 और 5, इसका टोटल 2 आ गया, इसका टोटल 5 आ गया। नंबर 1 उसने पूछा, क्या पूछा? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का फार्मूला होता है समीशन x इंटू पी ऑफ x, और इसका सम 2 आ गया। नंबर 2 पे उसने क्या पूछ लिया? वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समीशन x स्क्वायर पी ऑफ x माइनस समीशन x इंटू पी ऑफ x का होल स्क्वायर। समीशन x स्क्वायर इंटू पी ऑफ x इट इज़ 5 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 माइनस 4 इट्स इक्वल टू 1। वेरिएंस आपके पास 1 आ गया। इसके साथ उसने एक वेरिफिकेशन के लिए काम कहा हुआ है। वेरिफिकेशन के लिए क्या कहा हुआ है? 5x प्लस 8। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 8 और साथ ही इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5x प्लस 8, x की वैल्यू 0 पुट कर दे यहाँ पे, तो 8 आ गया। वेरी गुड। 1 पुट करें, 8, 9, 10, 11, 12 और यहाँ पे 13 आ गया। फिर 13 के बाद जब आपने 2 पुट किया तो वो आपके पास क्या होगा? 2, 5 2 are 10 और ये 18 आ गया, और 3, 5 3 are 15। जब आपने 15 पुट किया तो 15 के साथ आपके पास 23, यहाँ पे 23 आ गया। अब आप क्या करेंगे कि प्रोबेबिलिटीज़ मालूम करते हैं, वो सेम रहेंगी। 0.1, 0.2, फिर उसके बाद 0.3, फिर 0.4। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8 मालूम करना है। समेशन 5x प्लस 8 इंटू पी ऑफ 5x प्लस 8। जी, यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 8 इंटू पी ऑफ 5x प्लस 8। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो वो 0.8 आ जाएगा। 2.6 आ गया मेरा ख्याल है। अगर हम इसे चेक करते हैं तो हमारे पास 0.8, फिर इसके बाद 2.6, फिर 5.4 और 9.2, 5.4 और 9.2। इसका जब आपने सम करना है तो सम करेंगे तो आपके पास आ गया 18। ये भी बहुत अहम सवाल है। इसका टोटल आपके पास 18 आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8 इट्स इक्वल टू
18। वेरीफाई करने के लिए वो ये कहता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 8। इसकी वैल्यू क्या आई? इसकी वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इट्स 1। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास 2 है प्लस 8। यहाँ पे 5 2s are 10 प्लस 8, तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ गया और ये भी 18, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ इसी क्वेश्चन के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस दुआ के साथ कि आप सब खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और वक्त आखिर ए मेरे रब हम सब की ज़बानों पे कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।